कई बार जीवन में आदमी को जीने का मकसद चाहिए और आदमी अपने परिवार के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे ही एक ग्राम पाठशाला को लेकर कुछ लोग आगे चले हैं। मेरे साथ लाल बहार साहब मौजूद हैं। तकरीबन जितने गांव हैं, 6 लाख से अधिक गांव हैं पूरे देश में, हर गांव में एक पाठशाला बनाने का संकल्प लिया है और बिना किसी धन के, मतलब वहाँ के जो लोग हैं उनके इमोशंस किस तरीके से जुड़े हैं। सबसे पहला सवाल आपसे, ये क्यों मन में आया कि पाठशाला, ग्राम पाठशाला होनी चाहिए? ये सबसे पहले हमने अपने गाज़ियाबाद ज़िले के लोनी तहसील के गांव में एक लाइब्रेरी बनाई थी, गनौली गांव में। वो हमारा मकसद था कि अपने गांव के बच्चों के लिए एक स्पेस हो बैठ के पढ़ने के लिए। तो जब वो लाइब्रेरी हमने बनाई, गांव के जो नौकरी पेशा लोग थे उन्होंने आपस में चंदा इकट्ठा करके उसे बनाया था, और एक पंचायत घर था जो खाली पड़ा हुआ था, उसमें हमने अपने प्रधान से अनुमति लेके उसको डेवलप किया था। तो उसमें बच्चों ने जो उसको रिस्पांस दिया, उसमें सारे गांव के बच्चे टूट के पड़े। फीस कुछ थी नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट हमने उसको रखा, और कुछ ही दिन में आसपास के गांव के बच्चे भी उसमें आके बैठने लगे। डॉक्टर साहब, ऐसे समझा जाए कि मतलब देश आज़ाद होने के बावजूद जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, जिस गनौली गांव की बात कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल से दिल्ली से और नोएडा से बहुत सटा हुआ है ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अगर उस क्षेत्र में ऐसी स्थिति रही है तो निश्चित तौर पर आपने एक प्रयास शुरू किया आगे। उसके बाद जैसे वहाँ बच्चों की भीड़ लगी, अड़ोस पड़ोस के गांव के बच्चे आए, तो हमारी लाइब्रेरी में जो 67 सीट्स थी, 67 सीटें थी, वो कम पड़ने लगी। तब हमने सोचा कि दूसरे गांव के बच्चों का क्या किया जाए, उनको मना किया जाए कि आपके गांव के लिए नहीं बनी है, या उनके लिए कुछ व्यवस्था की जाए। तो हमने व्यवस्था के बारे में सोचा कि हम उनके बारे में भी कुछ सोचते हैं। तो एक दिन हमने प्लान किया कि हम आपस में, जो हमारी टीम तो थी हमारे पास, हम कुछ लोग मिल के पड़ोस के गाँव में जाकर उनसे बात करते हैं। तो हमने एक टीम का नाम रख लिया ग्राम पाठशाला, और ग्राम पाठशाला के नाम से हम पड़ोस के गाँव में पहुँचे। वहाँ जाके हमने उनसे यही बात की कि जिस तरह हमने आपस में चंदा इकट्ठा करके अपने लिए एक लाइब्रेरी बनाई अपने बच्चों के लिए, वैसी तो आप लोग भी बना सकते हैं। अच्छा, ये जो पाठशाला है आपकी, इनमें किस तरीके की किताबें आप मुहैया कराते हैं? किताबें स्कूल से लेके कॉलेजेस तक की पढ़ाई के लिए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की किताबें, वो सब, और सारी किताबें लोगों ने दान की हुई हैं। कोई किताब पाठशाला ने नहीं खरीदी है, नाम किताबें खरीदते हैं, नाम किताबें किसी को देते हैं, नाम पैसे के लेन देन में शामिल हैं। अपने आप गांव के लोगों को जागरूक करके ये लाइब्रेरीज बन रही हैं, और किताबें दान करने वाले बहुत लोग हैं इस देश में। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी अपनी किताब को कबाड़े में नहीं बेचना चाहता, लेकिन उसको उसके पास कोई जगह भी नहीं है जहाँ वो उसको दे। अब वो जगह उसे मुहैया हो गई है, तो जिसके पास किताब है वो आदमी अपने आप लाइब्रेरी पे जाके रखाता है। अच्छा, इसके परिणाम क्या आ रहे हैं, सार्थक जो परिणाम जो निकल के आ रहे होंगे? सर, गांव का माहौल बदल गया है। जिन 250 से ज़्यादा गांव में लाइब्रेरीज बनी हैं, वहाँ वो लाइब्रेरीज रात में भी खुली हैं, 24 घंटे खुली हैं। देखिए, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, शहर की लाइब्रेरी रात में बंद हो जाती हैं, लेकिन गांव की लाइब्रेरी 24 घंटे खुली हैं। किसी भी लाइब्रेरी में आप जाइए, रात में कोई ना कोई बच्चा आपको बैठ के पढ़ता हुआ मिलेगा। गाँव का माहौल बदला है, और जब बच्चे पढ़ रहे हैं तो बच्चों ने रिजल्ट देना शुरू किया है। बहुत सारे बच्चों को नौकरियाँ भी मिल रही हैं। अच्छा, आगे अब मकसद, मतलब आप समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हमारी टीम का संकल्प है देश के हर गांव में लाइब्रेरी, यानी कि 6,64,369 लाइब्रेरी। ये बनानी भी ही लोगों को है। लोग ही बनाएंगे, पाठशाला नहीं बनाएगी, ग्राम पाठशाला नहीं बनाएगी। हमारा काम है सिर्फ जागरूकता फैलाना। उसमें आपकी भी जिम्मेदारी, हम आपसे भी अनुरोध करेंगे कि आप भी लोगों को जागरूक करें, हम भी लोगों को जागरूक करने में लगे हैं। हम देश के हर गांव में लाइब्रेरी बनने तक लगे रहेंगे। पवन भी मौजूद हैं। पवन नोएडा प्राधिकरण में काम करते हैं। पवन, तुम इसमें किस तरीके से सहयोग कर रहे हो? हम लोगों ने ये जो सारे लोग टीम के देख रहे हैं, ये सब कहीं न कहीं काम करते हैं, और इन लोगों ने जो परेशानियाँ झेली गाँव में, हम सब गाँव से आते हैं, किसान परिवार से हैं, तो हम सब लोगों ने जो देखी कि हमें यही नहीं पता था कि सिपाही से ज़्यादा कुछ होता है, हमें यही नहीं पता था एक बाबू से ज़्यादा, एक टीचर से ज़्यादा कुछ होता है, कि आईएएस पीसीएस तो ऐसे लगता था जैसे हमें ऊपर से आते हैं कोई ना। लेकिन जब हम यहाँ आए, आईएएस पीसीएस के हम हुक्म देखे, जब हम दिल्ली पुलिस में, गाज़ियाबाद एनसीआर के क्या लोग ज़्यादातर दिल्ली पुलिस में देखा कि नहीं, हम तो केवल सिपाही पे, इंस्पेक्टर पे, सब इंस्पेक्टर पे आ गए, साहब तो असली आईपीएस जो बैठे हैं हमारे डीएसपी वो होते हैं। तब हम लोगों ने सोची जो हमारे साथ कमी रह गई, जो हमें कमी खल रही, वो हमारे दिल में आज तक है कि हमें वो किताबें नई नहीं मिल पाई, वो किताबें हमें मुहैया नहीं हो पाई। तो आज हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि भाई जिस मिट्टी में खेले कूदे, घूमे नंगे पाँव, उस मिट्टी का कर्ज उतारें, बुला रहे हैं गाँव भैया। तो हम आज उस मिट्टी का कर्ज उतार रहे हैं अपनी। अगर हम आज सफल हैं ज़िंदगी का, होता क्या है, गाँव से सफलता का पलायन हो गया है।
आज कोई 4th क्लास में भी आ गया, मैं भी आ गया अगर चपरासी लग के अपने गाँव को भूल गया। अब हमें लगता है कि हमारे बच्चों का माहौल ख़राब हो जाए गाँव में अगर रहेंगे, तो हम उन्हीं गाँव में जो शहर वाला माहौल है वो लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे लिए कमी रह गई थी, हमारे भाई जो छूट गए पीछे, उनको वो माहौल मिले, उनके बच्चों को माहौल मिले, और गाँव से IAS IPS जो आज सिपाही तक सोच सकता है वो सीधा IAS सोचे। ये हम लोगों का माहौल है, इसीलिए हमने टारगेट अपना इतना बड़ा रखा है 6,64,369। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, आपके गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, कि कोई भी गांव हमसे न छूटे। कि एक गांव छूटा तो सोचो पोलियो चक्र टूटा, जिस तरह से भारत सरकार ने लिया था, वही हमारा मिशन है कि हम किसी गाँव को नहीं छोड़ देंगे, चाहे वो किसी धर्म का, जात का, मजहब का हो। हमें सब में शिक्षा फैलानी, और शिक्षा का औजार है, ये सच्चा औजार है। रामवीर तंवर मेरे साथ मौजूद हैं। कुछ चुनौतियां भी आ रही होंगी, लोगों के पास जाते होंगे, लोगों को मोटिवेट करते होंगे। बहुत सारे गांव में हर तरीके के लोग रहते हैं, तो उन चुनौतियों का सामना, कैसी चुनौतियां आ रही हैं, उनका सामना कैसे कर रहे हैं? सर, इस मिशन के लिए तो खास कोई चुनौती तो नहीं आ रही, क्योंकि ये मकसद ऐसा है, एजुकेशन का एक टॉपिक ही ऐसा है जिसमें जो गांव के जितने भी लोग होते हैं, जितने भी नेता होते हैं, वो सब इसमें सपोर्ट में आ जाते हैं। अगर आप किसी गांव में देखेंगे, डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा जो हमें सहायता चाहिए होती है वो प्रधान की चाहिए होती है। जब आप इस विषय को अगर आप उठाते हैं किसी गाँव में जाके, जब हम मोटिवेट करते हैं, तो स्वाभाविक है पूरे गाँव का सपोर्ट और प्रधान का सपोर्ट हमें मिलता है ना। तो इसमें चुनौतियाँ खास ऐसी तो नहीं आई है, कोई भी हमें चुनौतियाँ आज तक नहीं आई है, क्योंकि जब हम शिक्षा का महत्व जानते हैं तो हमें स्वाभाविक सी बात है कि ये होना ही होना है। अच्छा लाला साहब, आपसे एक अंतिम सवाल, क्या सरकार को इस तरीके के प्रयास नहीं करने चाहिए? सरकार, मैं दूसरी बात बोलता हूँ, सरकार अपना काम कर रही है, नागरिक अपना काम कब करेंगे? ये हमने नागरिकों को जगाने की मुहिम चलाई है। देश में लोकतंत्र में लोक पहले आता है, तंत्र बाद में आता है। लोग अपनी जिम्मेदारी भी निभाए, ये लोग को जगाने का काम है, और हम चाहते हैं कि लोग जगे और इस काम को लोग करके दिखाए। एक मल्टीनेशनल कंपनी में HR बहुत बड़ी पोस्ट होती है। HR मतलब मानव संसाधन, है ना। मैम, आप भी ये ग्राम पाठशाला की जो मुहिम है इससे जुड़ी हुई हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगी समाज को? सबसे बड़ी बात है कि जब मैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में हूँ तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की तरफ बढ़ती है, लेकिन वो कंपनी में ही सीमित नहीं रहती, वो पूरे समाज को इफ़ेक्ट करनी चाहिए। तो जब मैं ग्राम पाठशाला के लोगों के संपर्क में आई और मुझे पता चला कि वो इतने अच्छे मुहिम में काम कर रहे हैं, तो मुझे लगा मुझे भी रीच आउट करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज ये है कि लड़कियाँ अभी भी पीछे हैं। हम इतने गांव में गए, मैंने देखा कि लड़कियां इवन जन जागरण में प्रोग्राम में नहीं आती, और वो कहीं छतों में छुप छुप के देख रही होती कि हो क्या रहा है गांव में। तो तब हमने सोचा कि नहीं, हमें आगे बढ़ना चाहिए, और जब हम वहाँ पे जाते हैं तो हम वहाँ की लेडीज़ को जागरूक करते हैं, और हम उन्हें बताते हैं कि एक औरत 2 घरों को शिक्षित करेगी। तो इसी उसको मंत्र को आगे लेके हम आगे। शायद सरकार ने भी इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा। हाँ जी, बिल्कुल। आप ये उसे कि हमें क्या करना है, उसे ट्रांसलेट करना है एक्शन में। हो क्या रहा है कि हम बहुत सारे टाइटल्स लेते हैं, बहुत सारे मंत्रास की बात कर रहे हैं, बट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। सो जब हम ऐसे बिल्कुल घर घर में जाएंगे, ग्रास रूट लेवल पे काम करेंगे, एग्जीक्यूशन इफेक्टिव हो जाएगा। वही हमारा ऑब्जेक्टिव है। 70% देश आज भी गाँवों में बसता है, और यदि गांव का बच्चा अगर समृद्ध होगा, सक्षम होगा, तभी देश सबल होगा, उसकी रीढ़ तभी मजबूत होगी। इस तरीके के लोग जो सामने आ रहे हैं, हर किसी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन भी करे, और करने चाहिए, क्योंकि अगर देश को सशक्त बनाना है और महाशक्ति बनाना है तो शिक्षा ही एक अच्छा माध्यम हो सकता है। कैमरा पर्सन अमित के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, नोएडा।